हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है वाईफाई स्टडी में। देखिए, कुछ खास वजहों से बेसिकली इंटरनेट डाउन होने की वजह से, चूंकि लास्ट सेशन भी हम लोग कर रहे थे तो उसमें आपने देखा होगा कि इंटरनेट बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था और आज तो पूरी तरीके से डेड हो गया। तो अभी मैं ये वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कर रहा हूँ और जल्दी ही बंद, तब उम्मीद करते हैं कि आज नहीं, कल नहीं तो परसों से या नेक्स्ट डे से जो है वो वापस मैं आ जाऊंगा। तो 1 या 2 दिन आपको लगेगा, जिसमें लाइक फ्राइडे तक तो ही हम रहेंगे, फिर मंडे को नेक्स्ट मिलेंगे। तो आज और कल का बस 2 सेशन ऐसा रहेगा जिसमें आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा, अदरवाइज बाकी सारी चीजें आपको एज इट इज मिलेंगी, ठीक है ना। फिर वापस लाइव हम लोग आ जाएंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसका नाम है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। आप सभी लोगों को पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, कल की डेट में मैंने बताया था कि जो है हम लोग आज स्पेशल ये करने वाले हैं स्टेटमेंट अजम्पशन को। आपको बता दें कि पीओ प्रीलिम्स में 2 से 5 नंबर तक के क्वेश्चन, 2 to 5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते हैं और बहुत चांसेस हैं। मींस की सिंपल वाले जिसमें स्टेटमेंट और नीचे कुछ एजम्पशंस दिए जाते हैं और आपको चेक करना होता है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है ना। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले तो ये हमारा रेफरल कोड है BT10, जिससे आपको प्लस पे, किसी भी प्लस के सब्सक्रिप्शन पे 10% का ऑफ मिलता है। आपको जितने भी लोग आप लोग हैं और आपने अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ले जरूर लें। और प्लस लेंगे तो उसमें आपको क्या होगा, 3 मंथ का आता है, 1 मंथ का आता है, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ का और 24 मंथ का। कौन सा लेना चाहिए? 12 मंथ एटलीस्ट आपको लेना चाहिए और 24 मंथ जो है वो बेस्ट डील के रूप में मैं बोलता हूं वो ले सकते हैं आप, क्योंकि 12 महीने में जो प्राइस पड़ता है 24 महीने में प्राइस में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है और टाइम डबल हो जाता है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। फिर वहीं पे 1, 3 और 6 मंथ मत लीजिएगा, आप 12 मंथ लीजिएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे एग्जाम्स लाइन पे मैंने आपसे बताया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लैरिकल के भी चांसेस हैं वो आने के, आरबीआई की जो 2 वैकेंसीज हैं ग्रेड बी और आरबीआई असिस्टेंट, इनके भी आने के चांसेस हैं। तो उन सब की प्रिपरेशन के लिए प्लस जब आप ले लेते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आप कोई पर्टिकुलर ही एग्जाम दे सकते हैं, कि तैयारी कर सकते हैं। जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी की तैयारी आप कर सकते हैं, सभी के कोर्सेज आते हैं वहां पे, तो सारा का सारा आपको मिलता रहता है। प्रीलिम से लेकर मेंस तक की प्रिपरेशन होती है, इसलिए जरूरी है, ठीक है ना। तो आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, ये ऐप आपके मोबाइल में होना चाहिए, वैसे होगा। वहां पे जाना, बैंकिंग सेगमेंट में बसंत त्रिपाठी नाम से मुझे सर्च कर लेना, मैं मिल जाऊंगा। और फिर वहां पे जाना है आपको सब्सक्रिप्शन पे। सब्सक्रिप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये सारी चीजें खुल जाएंगे और इनके सामने प्राइसेस लिखे होंगे, ठीक है ना। बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है, 12 मंथ का ले लेंगे अप्रोक्स 5000 के आसपास कुछ पड़ेगा, 4000 समथिंग, ठीक है ना। और फिर वहां पे रेफरल कोड आप इस्तेमाल करेंगे तो उस प्राइस में आपको BT10, अब रेफरल कोड कौन सा इस्तेमाल करना है? BT10। तो एक्चुअल प्राइस मत पे कर देना, पहले यहाँ पे कोड लगा देना, BT10 लगाओगे 10% का आपको ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेरा शेड्यूल देख लेते हैं। 6 PM वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम मंडे से फ्राइडे लाइव होता है, जिस पजल पे मंडे से फ्राइडे 9 PM प्रीमियर होता है। फिर 7:30 PO प्री बूस्टर, 12 बजे मेंस मेनिया मंडे से लेकर फ्राइडे तक। सिलॉक्स के कुछ सेशन 0, 50 एंड 100, इनइक्वालिटी 0, 1 एंड 2 का ट्रिक जो है वो मैंने कराया, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। अब आज बेसिकली बात हम लोग एजम्पशन की करेंगे। एजम्पशन का मतलब हिंदी में अगर मैं समझूं तो उसको बोलते हैं पूर्व धारणा। पहले से किसी चीज के बारे में एक विचार बना लेना और उसी को पूर्व धारणा, नहीं समझे आप? किसी चीज के बारे में पहले से ही मान के चलना, सपोज करके चलना, टेक इन फॉर ग्रांटेड जिसे हम लोग कहते हैं, वही बेसिकली एजम्पशन होता है। तो एजम्पशन होता क्या है, मैं उसके बारे में पहले बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक छोटी सी चीज दिखाऊंगा। मैं आपसे पूछूंगा एजम्पशन और प्रेडिक्शन के बीच में डिफरेंस। दोनों साउंड बराबर करते हैं, यानी एक जैसा साउंड दोनों करते हैं। एजम्पशन का मतलब होता है पूर्व धारणा एंड प्रेडिक्शन सेज पूर्वानुमान, है ना। तो दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे जैसे ही फर्क करोगे आपको कुछ चीजें निकल के आ जाएंगी। ध्यान से मेरी बात बस सुन लेना। एजम्पशन जो है ना, आपको पता है कि प्रेडिक्शन वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है क्या होगा। जैसे कौन जीतेगा, आपने बोला कि भाई ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का टेस्ट मैच चल रहा है, तो इनमें से कौन जीतेगा? तो आप बोलेंगे कि अगर पॉजिटिव आ गया, जैसे आप कह सकते हैं कि इंडिया जीतेगा, या फिर आप कह सकते हैं इंडिया हार जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों बातें आप कह सकते हो, पॉजिटिव भी कह सकते हो, नेगेटिव भी कह सकते हो, ये होता है आपका प्रेडिक्शन। बट एजम्पशन की केस में हमेशा वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब यहाँ नेगेटिव का मतलब क्या है वो उसके बारे में थोड़ा डिटेल करना जरूरी है। पॉजिटिव का मतलब क्या है उसके बारे में डिटेल करना जरूरी है। एजम्पशन के केस में पॉजिटिव का मतलब होता है कि जो कथन की बात है, यानी स्टेटमेंट में जो बात कही गई है उसके पक्ष में। जैसे एक चोर चोरी करता है, तो जब उससे पूछा जाएगा तो वो एजम्पशन हो सकता है कि अपनी उसी बात को वैलिडेट करने के लिए थे। तो उसका मतलब ये नहीं है वो बोल देगा कि चोरी से जो है वो आजीविका चलती है, मान लीजिए वो ऐसा बोल दे, तो आप बोलेंगे तो उल्टी बात कर रहे हैं, नेगेटिव बात है। नहीं, इसको नेगेटिव नहीं काउंट करते। यहाँ पे बात ये है कि वो उसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है और वो उसी के फेवर में बोल रहा है, ठीक है ना।
तो वो वहां पे पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। पॉजिटिव का यहाँ पे मतलब है कि फेवरेबल बातें जो उसके पक्ष में बात होती है उसे हम एजम्पशन कहते हैं, ठीक है ना। प्रेडिक्शन में वही पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें हो सकती हैं, सकारात्मक भी हो सकता है, उसके उलट बात भी हो सकती है। अच्छा ये बताओ, प्रेडिक्शन के लिए किसी तथ्य की जरूरत नहीं होती। तथ्य मतलब समझ रहे हैं ना, तथ्य है ना, तथ्य की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे, लेकिन यानी कि किसी बेस या आधार की जरूरत नहीं होती है, लेकिन एजम्पशन के पीछे हमेशा कोई ना कोई वैलिड रीजन होता है या आधार होता है, कोई पॉइंट होते हैं जिसके आधार पे वो बात निकल के आती है, ठीक है ना। तो उसका भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं एजम्पशन जो है वो 100% नहीं हो सकता, बट प्रेडिक्शन कैन बी 100%, ठीक है ना। प्रेडिक्शन जो है वो सॉलिड तरीके से, पूरी जोरदार तरीके से बोला जाता है, जबकि एजम्पशन में दुविधा होती है। अब क्यों दुविधा होती है ये पहले समझ लो। हमेशा एजम्पशन आपको क्या रहेगा, किसी का स्टेटमेंट दिया गया या किसी के बारे में कोई चीज लिखी गई है, तो उस बात को कहने या उस एक्शन को परफॉर्म करने वाला बंदा कोई और था। अब आप यहां बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप इनके बिहाफ पे जिसने ये एक्शन परफॉर्म किया है या जिसने ये बात कही है, उनके बिहाफ पे आप जब सोचना शुरू करते हैं तो एक्चुअली आप वो पॉइंट्स में भी ना निकाल पाए, लेकिन आप ये समझ जाते हैं कि क्या सोच के किया होगा, तो अंदाजा लगाते हैं आप उसमें कि क्या सोच के उसने ये बात कही होगी, क्या सोच के उसने ये काम किया होगा। तो जब अंदाजा लगाते हैं तो इसीलिए बेसिकली सामान्य रूप से कहते हैं कि assumption जो है वो 100% या डेफिनेट नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब जब आप किसी और के बिहाफ पे सोच रहे हैं तो अपनी बात को वजन देने के लिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखने के लिए आप मे और कैन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए और आपकी बात भी सामने वाले को समझ में आ जाए और एक्सेप्टेबल हो जाए, ठीक है ना। अगर आप बिल्कुल 100% कहने लगेंगे तो जरूरी नहीं वही सोच के वो काम किया गया हो, वही बात सोच के, क्योंकि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं किसी काम को करने के पीछे, किसी बात को कहने के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो अब उन रीजन में से आप सही वाला रीजन उठा रहे हैं या कौन सा उठा रहे हैं, या किसी को नहीं पता है, ना तो जज करने वाले को जो आपका आंसर जज कर रहा होगा, ना ही आपको देने वाले में आपको पता होगा, क्योंकि कहा किसी और ने, एक्शन किसी और ने परफॉर्म किया, उनके बिहाफ पे हम सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी जरूरी है, इसलिए मे और कैन वर्ड का इस्तेमाल कई बार किया जाता है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। हाँ वहीं पे, अच्छा मे और कैन वर्ड इस्तेमाल करने के पीछे एक और रीजन है कि वे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं किसी काम को करने से पहले। अब उसमें से एक रीजन अगर आप रख रहे हैं तो उसके चांस ही तो बनेंगे, उसकी संभावना हो सकती है, तो इसीलिए कैन और मे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। हाँ मान लो कि केवल सिंगल रीजन उसके पीछे निकल के आ गया कि यही एक कारण होगा, तब उसके पीछे आपको मे और कैन वर्ड नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका एजम्पशन क्या होगा, वैलिड एजम्पशन होगा। अब आइए चलते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट इज एन इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट रिलेटेड टू एनी जनरल सब्जेक्ट। कोई भी सामान्य जानकारी दी गई है और उससे संबंध में जो है वो जो जानकारी आपके पास होती है, फैक्ट्स जो होते हैं, वो चीजें जो होती हैं वो स्टेटमेंट हो जाती हैं। एजम्पशन कौन से होते हैं? एजम्पशन इज हिडन और अनसेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आगे बता दूंगा। पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, मतलब कई बार कुछ चीजें कही नहीं जाती हैं लेकिन वो होती हैं। जैसे मैं बोलूं कि इस बार पीएम मोदी हमें मिलेंगे तो मैं उनको बताऊंगा इस बार। अब मैंने देखो यहाँ पे फर्क क्या डाला, इस बार। अच्छा मैं बोलूं, अगर ऐसे बोलूं कि पीएम मोदी मिलेंगे तो मैं उनसे बोलूंगा कि जो है वो देश में ये चीजें हैं, इसको सुधार करने की जरूरत है। तो एक तो ऐसे बोलना, और इस बार अगर पीएम मोदी मिलेंगे तब उनको मैं बोलूंगा, दोनों बातों में फर्क आ जाता है। अब जब इस बार बोला गया तो इसमें बेसिकली लग रहा है कि आप कहना चाह रहे हैं कि इसके पहले भी आप मिल चुके हैं, ठीक है ना, तो वहां से सेंस ये निकल के आता है। तो कई बार इसको हम लोग अनसेड पार्ट कहते हैं, जो डायरेक्टली तो नहीं कहा जाता लेकिन बातों से निकल के आता है, समझ में आता है कि हाँ वो कुछ चीजें और हैं जो निकाली जा सकती हैं उसे, तो उसे अनसेड कहते हैं स्टेटमेंट। एज एन assumption is said to be hidden because it is generally assumed and supposed and taken for granted। assumed, supposed and taken for granted का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए कि किसी जो है वो आप किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं। जब आप किसी कोचिंग सेंटर में पहुंचते हैं तो आप किस चीज के बारे में इंक्वायरी करते हैं? आप वहां पे पूछते हैं कि भाई जो है वो क्लास का टाइमिंग क्या होगा, फीस स्ट्रक्चर क्या है, और फिर आप एग्जाम्स के बारे में पूछ लेते हैं, कितने दिन क्लास चलेगी, ये सब पूछ लेते हैं, बहुत सारी चीजें पूछते हैं। लेकिन आप सोचिए कि क्या आप कभी ये पूछते हैं कि क्लास कमरे में हो, बंद कमरे में होगी या किसी हॉल में होगी या फिर वो बाहर सड़क पे होगी? ऐसा तो नहीं पूछते ना, क्योंकि आपको मालूम है, अंडरस्टूड है। आप मान के चल रहे हैं कि अगर इस प्रेमाइसेस में आए तो यहीं अंदर कहीं क्लासेस होंगी। फिर आप ये नहीं पूछते कि बताइए वहां पे बोर्ड होगा कि नहीं होगा, वहां पे कुर्सियां होंगी, ये सब नहीं पूछते आप। क्यों? क्योंकि आप उसको मान के चल रहे हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड।
तो कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मान ली जाती हैं और उसको इनफैक्ट निकाला जा सकता है, उसको बातों से समझा जा सकता है, तो उसको भी हम लोग एजम्पशन कहते हैं। तो एजम्पशन विच इज सपोज टेकन फॉर ग्रांटेड, जो मान ली जाती हैं उसको हम लोग, अब किसी की बातों से ये चीज निकल के आ जाती है। जैसे जो आपके पास कथन दिया जाएगा उसको पढ़ेंगे ध्यान से, उसके सिंगल सिंगल वर्ड्स को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे और पढ़ेंगे, तो आपको सारी चीजें जो है वो निकल के सामने आ जाएंगे। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं जरा, अनसेड होता क्या है, अनसेड, व्हाट इज अनसेड। तो इससे रिलेटेड एक छोटी सी लाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, एक मिनट देखना। लेट्स मीट एट लंच। मान लो दो बंदे थे और वो ऑफिस में पहुंचते हैं और एक मिलते हैं, फिर उनके डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, ठीक है ना। उनके डिपार्टमेंट क्या है, अलग अलग हैं। एक एचआर में काम करता है और अकाउंट्स में एक काम करता है, और दोनों अलग अलग हैं, हालांकि सेम बिल्डिंग में। तो वो दोनों लोग मॉर्निंग में मिलते हैं और फिर जब वो अपने अपने डिपार्टमेंट में जा रहे होते हैं तो बोलता है एक उसमें से कि लेट्स मीट एट लंच, लंच में मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, और फिर वो लोग अलग अलग चले जाते हैं। तो ये छोटी सी बात है ना, इसमें अनसेड हम निकाल सकते हैं। अब इससे अनसेड क्या निकलेगा, अगर उसने सिर्फ इतनी सी बात कही, आप खुद ही सोचो कि उसने कहा लेट्स मीट एट लंच, चलो लंच में मिलते हैं, ठीक है, तो ऐसा बोल के वो चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगला बंदा, अगर उसको नहीं पता होता था ना कि लंच का समय क्या है, लंच का वेन्यू क्या है, कहाँ पे मिलना है, इसका मतलब दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, जिसको हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री मतलब दे ऑल आर अवेयर अबाउट द प्लेस एंड वेन्यू ऑफ द लंच, एंड इसीलिए उसने नहीं बोला। तो इतनी सी बात जो उसने बोला लेट्स मीट एट लंच, तो आपको पता है कि लंच की कोई जगह भी होगी, लंच का कोई टाइम भी होगा, लेकिन उसका जिक्र नहीं किया गया। तब आप सवाल कर सकते हैं यहाँ पे वाई, क्यों, है ना, क्यों। अब मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपको बताने की कोशिश करता हूँ एजम्पशन क्या होता है। एजम्पशन को ऐसे समझो, हर एक चीज के पीछे जो रीजन होता है, कई बार रीजन डिफाइंड नहीं होते हैं, कहे नहीं जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहे जाते हैं। वो रीजंस जो होते हैं ना, कारण जिसे हम लोग कहते हैं, वो कारण सभी के सभी एजम्पशन की तरह ट्रीट किए जाते हैं, जिसे हम लोग प्रेमाइसिस, बेसिकली टेक्निकल वर्ड में कहते हैं प्रेमाइसिस। ओके, तो यहाँ पे हमेशा बस इतना ही याद रखो कि लेट्स मीट एट लंच उसने बोल दिया, तो उसने क्या चीजें छुपा ली। अब आप सवाल कर सकते हो कि भाई उसने टाइम क्यों नहीं बताया, है ना, और किस जगह पे वेन्यू क्यों नहीं बताया, ठीक है, ये दोनों चीजें उसने उसका जिक्र क्यों नहीं किया। तो आपको फौरन दिमाग में आने लगेगा कि भाई देखो ऐसा है कि इसका मतलब ये हुआ कि टाइम उनको पता होगा और वेन्यू भी पता होगा, इसलिए उसने नहीं बताया होगा, ये एक रीजन हो सकता है। और ये रीजन जो है, अगर इसी को एजम्पशन के रूप में लिखा जाएगा तो वो हमेशा वैलिड एजम्पशन कहलाएगा। समझ रहे हैं ना। तो अनसेड भी वही, तो अनसेड जनरली निकालने के पीछे तरीका ये होता है रीजन, वाई सवाल पूछोगे तो अपने आप बहुत सारे जवाब मिलेंगे, और जितने जवाब मिलेंगे ना, सभी जवाब जो है वो आपके एजम्पशन होते हैं। कई बार आप किसी काम को कर रहे होते हैं, जैसे मैं जो है तैयारी, मैं बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मैं मान लो जीएस पढ़ना मैंने स्टार्ट कर दिया, तो सडनली किसी को नहीं समझ में आ रहा कि मैं अचानक से जीएस क्यों पढ़ने लगा। तो अब आप पूछ सकते हैं, अगर मैं ना भी बोलूं तो भी आप पूछ सकते हैं, अपने आप से सवाल कर सकते हैं कि क्यों ये जीएस पढ़ रहे होंगे। तो बहुत सारे रीजन निकल के आ सकते हैं कि कोई हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, हो सकता है कि ऐसे इनका इंटरेस्ट हो जीएस पढ़ने में। तो इनमें से कोई एक बात उठा के एजम्पशन के रूप में रख दी जाए ना, जो रीजंस हैं, जो पॉसिबल रीजंस जिसे आप लोग कहते हैं, वो रीजंस अगर रख दिए जाएं एजम्पशन के रूप में, तो वो वैलिड एजम्पशन हो जाएंगे, ठीक है ना। उसको हम एजम्पशन के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो क्या है, रीजन है, एक प्रोबेबल रीजन, जिसे मतलब संभावित संभावना आप जिसे कह सकते हो, वो है वो, इसलिए उसे हम काउंट करते हैं एजम्पशन में। तो अनसेड हमारे ख्याल से वो समझ में आ गया। फर्ज करिए एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, नो मोबाइल अ नोटिस आउटसाइड अ हॉल, एक हॉल है उसके बाहर एक नोटिस लगा हुआ है कि नो मोबाइल, है ना, वहां पे लिखा हुआ है कि मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना है। अब किसी ने नोटिस ये लगाया, तो आपको अब किसके बिहाफ पे ये स्टेटमेंट में ये बात कही गई है, तो जिसने भी नोटिस लगाया है वो क्या क्या सोच के नोटिस लगाया होगा, क्या जहन में उसके दिमाग में कोई तो विचार होगा, पहले उस काम को अंजाम देने से पहले उसके जहन में कोई तो ख्याल होगा। तो दो तीन चीजें मेरी बात सुनना, एक तो हमेशा जो है वो डिजायर्ड रिजल्ट जिसे आप कहते हैं, रिजल्ट, ठीक है, कैसे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन है। जैसे आप भाई बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मुझे मालूम है कि आपका जो बैंक का प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आप कैसा रिजल्ट एज्यूम कर रहे होंगे, आपके दिमाग में कैसा रिजल्ट होगा। ऑफ कोर्स आपके जहन में पॉजिटिव रिजल्ट है, तभी आप उस प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे कि रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव में जो भी बातें कही जाती हैं, दैट इज ऑलवेज काउंटेड एज अ पॉजिटिव, ठीक है ना, वो हमेशा पॉजिटिव, दैट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। लेकिन अगर आपके दिमाग में नेगेटिव आ जाए कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं होना है, फिर भी क्या प्रिपरेशन करेंगे, नहीं करेंगे आप, ठीक है ना, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सिलेक्शन के लिए। और अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट के लिए, अगर आपके जहन में ये है, तो ये बिल्कुल उल्टी बात हुई
कि भाई मेरे दिमाग में ये भी है कि मेरा सिलेक्शन भी नहीं होगा और उसके बावजूद भी मैं प्रोफेशन कंटिन्यू कर रहा हूँ ना, कंटिन्यू ही नहीं करेंगे। तो जब आप रिजल्ट की बात करते हैं तो किसी काम के कंटिन्यूएशन में आपको पता होता है पॉजिटिव रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन होती है, इसीलिए वो काम अंजाम देते हैं। अगर आपका नेगेटिव रिजल्ट है तो उसका मतलब आप उस काम को या तो रोक देंगे या तो बंद कर देंगे, मतलब जो भी बोले उसको आप, सेम चीजें, ठीक है। तो एक तो रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव में बात होती है। दूसरा मोटिव क्या, मतलब ऐसे समझ सकते हो कि छोटी छोटी अनसेड और हिडन बातें भी वहां पे निकल के आती हैं, जैसे नो मोबाइल वहां पे टेक्स्ट फॉर्मेट में क्यों लिखा। मैंने आपसे एक सिंपल सी बात कही थी कि आप सिर्फ ये पूछो क्यों, हर चीज के लिए क्यूरियोसिटी या फिर सवाल आप कर सकते हो, और सवाल के रिस्पेक्ट में जो जवाब मिलेगा वो आपको आंसर दे देगा कि क्या एजम्पशन हो सकता है। तो बंदे ने नोटिस लगाया नो मोबाइल, केवल इतना लिखा नो मोबाइल, और ये नोटिस एक हॉल के बाहर लगा हुआ है। अब पहला assumption दिया पीपल विल रीड द नोटिस केयरफुली, लोग जो है नोटिस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ऑफ कोर्स अगर वो उसके रिजल्ट की बात करें ना, जिस बंदे ने नोटिस लगाया हो या फिर नोटिस लगाने का जिसका भी आइडिया है उसके जहन में तो यही होगा कि लोग नोटिस को पढ़ेंगे ध्यान से, है ना। तो ये पहला वाला assumption क्या है, उसी के फेवर में है, उसी की बात के फेवर में, इवन दो इट इज हिडन। और ये किसके लिए है, रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव में बात है, जो कि पॉजिटिव ही होनी चाहिए हमेशा, क्योंकि अगर नेगेटिव हो गया तो वो काम आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है ना। वो नोटिस नहीं लगाता अगर उसको ये जहन में होता कि लोग इसको पढ़ेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे, तो कोई ज़हीन इंसान होता, ज़हीन मतलब समझ रहे हो ना, हाँ, तो ज़हीन इंसान होता जो वो नोटिस लगाता, ठीक है ना, उसको इवन पता होता कि इसको कोई देखने वाला नहीं है, फॉलो करने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कंसीडर के पीपल विल रीड द नोटिस केयरफुली, ये हमारा पहला असम्पशन हो गया। दूसरे असम्पशन, इसका मतलब ये असम्पशन क्या हो गया, वैलिड हो गया, उसके पक्ष में बात कर रहे हैं, फेवर में बात कर रहे हैं। सेकेंड, एवरी पीपल विल स्टॉप यूजिंग मोबाइल फोन एट दैट प्लेस, ठीक है ना। हमेशा याद रखेंगे कुछ शब्दों का इस्तेमाल, जैसे ऑल, ईच, एवरी, नन, ओनली, नेवर, नेवर, कैन नेवर, ठीक है ना। डेफिनेटली ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अगर आपके एजम्पशन में होने लगे तो 99% चांसेस होते हैं कि वो आपके एजम्पशन गलत होंगे। बहुत रेयरली ऐसा होगा, जो मैं एक दो एग्जांपल कोशिश करूंगा आगे आपको कराऊं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी पीपल, जब कोई किसी नोटिस को लगाता है तो ये नहीं सोचता है कि वो 100% सही होगा या फॉलो होगा, उसको लगता है जनरली लोग उसको फॉलो करेंगे। और इसीलिए, और चूंकि एवरी जो है इसको कहते हैं एक्सट्रीमली पॉजिटिव, ठीक है ना, एक्सट्रीम स्टेटमेंट। तो ऑल, ईच, एवरी, है ना, ये सब एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं। नन, ओनली, नेवर, कैन नेवर, ये सब कैसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट, एक्सट्रीमली नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं। तो हमेशा याद रखें, अगर एक्सट्रीम पॉजिटिव या एक्सट्रीम नेगेटिव जाता है तो असम्पशन वैलिड नहीं होगा। जैसे यहाँ पे कहा गया एवरी, तो ये सीधी से तौर पे इतना याद रख सकते हैं, ऑल, ईच, एवरी, नन, ओनली, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, नेवर, कैन नेवर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अगर आपके असम्पशन में कर दिया जाए तो असम्पशन जो है वो वैलिड हम नहीं मानेंगे, क्योंकि मानेंगे कि वो असम्पशन जो है ना बहुत, मतलब बहुत रिजिड टाइप का स्टेटमेंट है, बहुत ऐसा, मतलब वो असम्पशन बहुत रिजिड टाइप का दिख रहा है कि बहुत इसमें फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस नहीं है। इवन कि हम भाई किसी और के बिहाफ पे आप अगर सोच के बातें निकाल के बता रहे हो, मतलब तांत्रिक बनने की कोशिश कर रहे हो अगर आप, तो आपको ऐसे नहीं करना है कि नहीं भाई ये था, इतने जानकार आपको नहीं बनना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि ऑल, ईच, एवरी, इन शब्दों का इस्तेमाल असम्पशन गलत। तीसरे पे आते हैं, पीपल वर यूजिंग मोबाइल फोन एट दैट प्लेस, ये असम्पशन क्या वैलिड होगा कि नहीं होगा, और इसके पीछे आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा ना। यू कैन आस्क अ सिंपल क्वेश्चन की नोटिस लगाने की जरूरत क्यों पड़ी होगी, है ना। अब इसको हिडन पार्ट कहते हैं, मतलब कि नोटिस लगाने वाला विचार जब आया होगा तो उसके पहले क्या चीजें रही होंगी, क्या परिस्थितियां रही होंगी, वो एक रीजन के रूप में आप देख सकते हैं कि क्या रीजन रहे होंगे कि यहाँ पे नोटिस लगाने की जरूरत पड़ी। तो आपको समझ में आता होगा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूपी बिहार में तो ऐसा जनरली होता है कि पब्लिक बिल्डिंग अगर कोई बनती है तो बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स होती हैं तो स्टेयरकेस पे लिख देते हैं कि यहाँ थूकना मना है, या क्योंकि वो एक्सपीरियंस करके रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स में लोग पान मसाला और ये सारी चीजें थूकते हैं वहां पे। तो इसलिए पीपल बाय यूजिंग मोबाइल फोन एट दैट प्लेस, लोग उस जगह पे मोबाइल, इसका मतलब पहले लोग उस जगह पे मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे और इसीलिए वहां ये बात कही गई है। तो अगर कहा गया पीपल बाय यूजिंग मोबाइल फोन एट दैट प्लेस, तो ये बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो ये नोटिस लगाने की जरूरत पड़ी। तो ये एक हिडन पार्ट है, ठीक है ना, जो आपने निकाला है, जो आपने ग्रिल करके निकाला है, जो आपने सवाल पूछा ना उसके जवाब में ये बात निकल के आई। तो ये असम्पशन भी यहाँ पे जो है वो वैलिड असम्पशन हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दोज पीपल हु आर कमिंग एट दैट प्लेस आर लिटरेट। अब बात ये आती है कि भाई अब आप और रीजन पूछ सकते हो और चीजों को लेकर
छोटी छोटी बातों को लेकर सवाल कर सकते हो। जैसे जैसे यहाँ लिखा हुआ है नो मोबाइल, और ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इट इज इन इंग्लिश। ये नोटिस ऐसा लगा हुआ है, अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है नो मोबाइल, तो उसका मतलब क्या हो? पहली बात तो टेक्स्ट है ना। टेक्स्ट मतलब ये भाई रीड करने वाली चीज है ना। यहीं पे जब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ना, तब अलग चीजें हो जाती है। कई जगह पे आपने देखा होगा पब्लिक बिल्डिंग्स में सिंबल रिप्रेजेंट किए जाते हैं, क्योंकि दे नो, मतलब जो 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 है वो जो व्यक्ति होता है, जो जो नोटिस लगा रहा होता है ना, उसको पहले से पता होता है कि भाई यहाँ पे आने वाले जो लोग हैं वो, जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में, क्योंकि वहां लिटरेट भी आ सकते हैं, लिटरेट भी आ सकते हैं। रोड्स पे आपने देखा होगा, मैं कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा अभी। तो वहां सब जगहों पे आपने देखा होगा कि जनरली क्या करते हैं कि वो नोटिस में वो लगाते हैं, एक सिंबल बनाते हैं मोबाइल, और उसको क्रॉस करके रखते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि ये ऐसी चीज है जिसको लोग रिकॉग्नाइज कर लेंगे, बट मे बी टेक्स्ट में अगर लिखा हुआ है तो उसको ना पढ़े। तो अगर किसी ने टेक्स्ट लगाया है तो उसका मतलब उसके दिमाग में क्या ख्याल है? या तो भाई उसका दिमाग उस जगह पे नहीं गया है, एक तो ये चांस बन सकता है कि उसका दिमाग इस बात पे ना गया, दूसरा उसका दिमाग गया और उसको लगाओ कि लोग जो है उसको पढ़ लिख सकते हैं। यहाँ मतलब जो भी लोग आते हैं वो पढ़े लिखे आते हैं, उनके लिए लगा हुआ, वो लोग समझ जाएंगे इसको, ठीक है ना। जैसे किसी क्लासरूम के आगे लगा हुआ है, किसी हॉल के आगे लगा हुआ है, जो क्लासरूम का ही हॉल है, ऐसा फर्ज करिए, ठीक है ना। तो दोज पीपल हु आर कमिंग एट दैट प्लेस आर लिटरेट, वो लोग जो उस जगह पे आ रहे हैं वो लिटरेट हैं, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अगला आते हैं, यानी ये assumption जो है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो वहां पे आते हैं वो क्या होंगे? लिटरेट लोग। अब अगला नेक्स्ट लिखा हुआ है पीपल हु आर कमिंग एट दैट प्लेस कैन रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। अब आप ये भी पूछ सकते हैं भाई आपने अंग्रेजी में लगाया, इसका मतलब आपको तो यही लगता होगा भाई, अगर किसी ने अंग्रेजी में लगाया तो वो भाई उसको लगता है कि अंग्रेजी जो है वो लोग पढ़ सकते हैं और देख सकते समझ सकते हैं, है ना। तो यही वाली बात है, assumption में रखी हुई है, तो ये assumption भी क्या हो जाएगा? वैलिड assumption हो जाएगा। तो assumption में बहुत सारी हिडन चीजें होती हैं, हालांकि इसमें देखो दो शब्द का स्टेटमेंट दिया गया था, तब हमने इतने सारे assumptions निकाल दिए। तो जो आपके एक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं उसमें तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अब आते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं, यहीं पे अगर सिंबल्स का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे पहला assumption मान लो इस तरह देखा होगा, पीपल विल नॉट स्टॉप यूजिंग मोबाइल फोन एट दैट प्लेस। यहाँ पे क्या है? पीपल विल नॉट। अब जब कोई नोटिस अगर मान लो ऐसा लगा रहा है, तो वो रिजल्ट तो पॉजिटिव ही चाहेगा ना। मतलब वो सोच उसकी क्या रहेगी कि सकारात्मक रिजल्ट आएगा, लोग उसको बंद कर देंगे इस्तेमाल करना। अब किसी के दिमाग में ये पहले की चीज होती है, एक्शन assumption हमेशा याद रखना, एक्शन को परफॉर्म करने से पहले की बात होती है, पहले का विचार जो होता है ना। कोई काम करने से पहले, कोई चीज बोलने से पहले का विचार जो होता है उसको हम assumption कहते हैं, ठीक है ना। तो चूंकि किसी हम लोग कई बार कहते हैं कि इनके एक्शन से इनके विचार जो है वो परिलक्षित होते हैं कि कैसा विचार ये रखते हैं, इनके काम बताते हैं इनके विचार के बारे में। ऐसा बहुत बार आपने सुना होगा। तो बेसिकली यही चीज है। तो पीपल विल नॉट, अगर भाई वो नोटिस लगा रहा है और उसको ये भी मालूम है कि लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी वो नोटिस लगाएगा क्या? कोई अच्छा और समझदार व्यक्ति होगा तो नोटिस नहीं लगाएगा। ये assumption बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं। इट्स नॉट इन फेवर ऑफ, और यू कैन से इट इज नॉट पॉजिटिव। ये फेवर में नहीं है स्टेटमेंट के, ठीक है ना। तो इस assumption को हम क्या मार्क करेंगे? गलत मार्क करेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, पीपल वर यूजिंग मोबाइल फोन एट दैट प्लेस, उस जगह पे लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते रहे हैं, इसके पहले भी लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते रहे। तो ऑफ कोर्स ये बात है, क्यों लगाने की जरूरत पड़ी होगी? जब इसका सवाल आप पूछेंगे तो एक प्रोबेबल आंसर आपको मिलेगा कि बहुत चांसेस है इस बात के कि लोग वहां पे मोबाइल फोन पहले इस्तेमाल करते रहे हो और उसके बाद जरूरत पड़ी हो ये जो है लगाने की नोटिस, ठीक है ना। तो ये assumption जो सेकंड वाला है वो आपका वैलिड assumption के रूप में काम करेगा। तीसरा, दोज हु आर कमिंग एट दैट प्लेस आर लिटरेट, जो उस जगह पे आ रहे हैं वो लोग लिटरेट। अब यहाँ पे ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, मीन्स की जो जो नोटिस लगा है वो कुछ इस तरीके से लगा है जो बेसिकली कोई चीज डिफाइन नहीं करता कि वहां पे आने वाले लोग लिटरेट हैं, या ये ध्यान में रखते हुए, या कई बार नो सिंबल्स का इस्तेमाल रिकॉग्निशन इजी होता है, इसलिए हाईवेज पे आपने देखा होगा। तो यहाँ से वो लिटरेट लोग आएंगे ये हम नहीं कह सकते हैं। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो ये assumption भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग assumption होता है। फिर आते हैं स्पीड। ये देखो आपने हाईवेज पे देखा होगा स्पीड ब्रेकर, ऐसे सिंबल्स भी लगाए जाते हैं कई बार, तो वहां पे नीचे लिखा भी जाता है। माना अब यहाँ पे रीजन क्या हो सकता है कि एक तो भाई रोड पे चलने वाले लोग जो है वो इलिटरेट लोग भी चलते होंगे, तो अगर वो टेक्स्ट नहीं समझ सकते हैं तो वो सिंबल देख सकते हैं। दूसरा, चूंकि हाईवेज पे या रोड्स पे व्हीकल्स मूव करते हैं तो वो स्पीड होती है अच्छी खासी, तो उस कंडीशन में चलती हुई गाड़ी में कोई बोर्ड और साइन
देखना और उसको रिकॉग्नाइज करना इजी होता है इन कंपैरिजन टू रीडिंग आउट टेक्स्ट, है ना। टेक्स्ट को पढ़ना और उसको फिर रिकॉग्नाइज करना वो मुश्किल होता है। तो यहाँ पे वेरियस रीजन हो सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते देखो। नाउ कमिंग टू द सॉल्विंग क्वेश्चन, रिमेंबर दैट क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला, व्हाइल यू आर मेकिंग assumption फ्रॉम द स्टेटमेंट डू नॉट ब्रिंग योर ओन assumption। कभी अपनी तरफ से घर से चीजें लेके मत आना, बस उन्हीं के बिहार पे सोचना, उनके, अब वो सही गलत पे जजमेंट होने लगता है कई बार। आपका जो दिमाग है वो अंतर्द्वंद करता है और जजमेंट अपनी तरफ से देना स्टार्ट करेगा, तो उसको रोकना है आपको, ठीक है। तो अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचेंगे, बस ये सोचना है कि वो बंदा जिसने लगाया वो गलत सही क्या है वो छोड़ दो, वो क्या सोचा होगा, क्यों, अगर वो गलत भी एक्शन है तो गलत डिसीजन है जो भी है, तो वो अगर लिया है तो वो क्यों लिया, कैसे लिया, क्या विचार रहे होंगे, बस वो सोचना, अपनी तरफ से मत लेके आना कुछ भी, ठीक है ना। सेकंड पे आते हैं, assumption in the question is something that author believes to be true। यानी कि वो बिल्कुल वही बात होगी कि मैं ये मान के चल रहा हूं, तो मैं मान के चल रहा हूं, तो मैं अपनी बात को सही मान के चल रहा हूं, ऑफ कोर्स ही बात है। तो वैसा assumption, ठीक है ना। अब क्या क्या पॉइंट्स, assumption is always indefinite and positive होना चाहिए, some words like only, each, every, all, जो बातें मैंने आगे पीछे आपको बताई हैं उन्हीं उन्हीं चीजों को यहाँ पे जो है मैंने रख दिया। एनी assumption that is talking about the social welfare, ये सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट पॉलिसीज assumption will always be implicit, ये याद रखना। मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी सोशल वेलफेयर के बारे में बात कर रहा हो, हालांकि लिंक होना चाहिए स्टेटमेंट से, ऐसा ना हो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, ठीक है ना। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन और कंपैरेटिव डिग्री इज ऑलवेज रॉन्ग। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये चीज समझा दे रहा हूँ आपको, ये समझना बहुत जरूरी है, ऊपर वाली चीजें तो आपको पता ही है ना। देखो, कंपैरिजन या कंपैरेटिव डिग्री, जैसे बोल दिया गया कि गवर्नमेंट ने सेंसस के लिए प्राइमरी स्कूल टीचर्स को अपॉइंट किया है। अब एक असम्पशन लिखा हुआ है कि प्राइमरी स्कूल टीचर्स आर बेटर देन एनीवन एल्स, तो जब भी बेटर, हायर, टॉलर, लॉन्गर, है ना, ऐसे कंपैरिजन या कंपैरेटिव डिग्री वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा तो असम्पशन को हमेशा समझ लेना कि वो एक गलत असम्पशन होगा, ठीक है ना। अब बेटर के साथ अगर वो कॉन्टेक्स्ट भी जोड़े कि किस कॉन्टेक्स्ट में बेटर, और उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन असम्पशन में देता है, तो उन कंडीशन में जो है वो सही होने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज हमेशा कभी भी कंपैरिजन या कंपैरेटिव डिग्री वाले वर्ड्स इस्तेमाल कर लिए जाएं, हायर, लॉन्गर, टॉलर, ऐसा करके, तो आप समझ लेना कि वो assumption क्या होगा, वो एक रॉन्ग assumption होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कहता है रीस्टेटमेंट नेवर इम्प्लिसिट, जो स्टेटमेंट में लिखा हो वही बात assumption में नहीं रखी हुई होनी चाहिए, कभी भी लिखी हुई तो गलत हो जाएंगी। प्रिकॉशंस क्या क्या रखे हैं ना क्वेश्चन में, लीविंग असाइड योर लॉजिक, वो वही वाली बात जो मैंने पहले आपको बताई थी, व्हाइल यू आर मेकिंग कॉमन सेंस assumption द sun is visible only during the day, water makes things wet, etc. Do not bring your own assumption about things that are not necessarily common knowledge or may not always be true, ठीक है ना। assumption is in the question is something that author believes to be true, ठीक है ना। assumption वो होता है जिसे author मान के चलता है कि वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये जो है प्रोसीजर क्या है, ये मैं तो हालांकि आपको अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो फॉलो किया था, इसको आप कहीं पे जॉट डाउन कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ए पार्किंग प्लेस इज नॉट अवेलेबल इन द ऑफिस, पार्क योर व्हीकल इन द मॉल एंड वॉक टू द ऑफिस, ठीक है ना। यदि पार्किंग स्थल कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तो अपने वाहन को मॉल में खड़ा करें और कार्यालय जाएं। अब दो तीन चीजें इसके टुकड़ों में हम इसको अगर ऑब्जर्व करें तो क्या लिखा हुआ है, पार्किंग प्लेस इज नॉट अवेलेबल इन द ऑफिस, पार्क योर व्हीकल। अब आगे कंडीशनल वर्ड इस्तेमाल किए गए, मैंने आपसे बोला जो वर्बल क्रिटिकल रीजनिंग के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें छोटे छोटे शब्दों का बहुत महत्व आ जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ इफ पार्किंग प्लेस इज नॉट अवेलेबल इन ऑफिस, पार्क योर व्हीकल इन द मॉल। अगर प्रेमाइसिस में ऑफिस के जो है वो पार्किंग स्पेस नहीं अवेलेबल है, इसका मतलब कभी होता होगा कभी नहीं होता होगा, यही बात ये सजेस्ट कर रहे हैं। तो अपने व्हीकल को मॉल में पार्क कर दीजिए और पैदल चले आइए ऑफिस की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि दो तीन चीजें इसके पार्ट्स में अगर हम लोग डिवाइड करें तो एक जो चीज समझ में आ रही है कि मॉल में जो है वो पार्किंग स्पेस इसका मतलब अवेलेबल है। दूसरी बात, क्यों नहीं, तो अगर वो ऐसा नहीं होता तो शायद ही वो कहता है ऐसी बात, ठीक है ना। तो अगर वो ये बात कह रहा है तो ये इट इज क्वाइट ऑब्वियस या अंडरस्टूड और यू कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड
कि वो निश्चित तौर से वहाँ पे जो है ऑफिस में मॉल में पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल होगी, तभी उसने ये बात कही है। और वॉक टू द ऑफिस, ये किस बात को रेफर करता है? ये रेफर करता है कि इसका मतलब जो मॉल और ऑफिस के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज वॉकेबल, ठीक है ना। तो पहला एजम्पशन यहाँ पे लिखा हुआ द मॉल इज वॉकेबल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफिस। अगर कोई आपसे कहता है कि वॉक टू द ऑफिस, अपनी गाड़ी वहां खड़ी कर दो और पैदल आ जाओ, उसका मतलब आपको मालूम है कि वो जो डिस्टेंस है वो वॉकेबल डिस्टेंस है। तो मॉल इज एट वॉकेबल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफिस, ये हिडन फैक्ट से हमने निकाला और ये 100% करेक्ट हो जाएगा ये एजम्पशन। दूसरे एजम्पशन की बात करें, द ऑफिस डज नॉट अलाउ विजिटर्स व्हीकल। अब एक बात मैं यहाँ पे और आपको बताना चाह रहा हूँ, जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, और स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। ये अगर कहीं पे भी एजम्पशन में हो तो वो गलत हो जाएगा, याद रखेंगे। लाइक मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो स्टेटमेंट में कहीं ये बात नहीं कही गई थी, हालांकि ऑफिस के प्रेमाइसेस के जो जो पार्किंग स्पेस है उसकी बात करी गई थी, लेकिन फिर भी ये कहीं से ये पता नहीं चल रहा है कि ये विजिटर्स के लिए बात कही गई है या फिर ये जो है वो ऑफिशियल्स के लिए बात कही गई है। यानी यहाँ से कहीं ये पता नहीं चल रहा है कि जो है वो विजिटर्स के लिए वहाँ पे अलाउड है नहीं अलाउड है। तो ये बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो गया, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि बिल्कुल जनरल टर्म में ऊपर बात कही थी इन्होंने और आपने इसको स्पेसिफाई कर दिया। वहां पे इन्होंने सामान्य रूप से सबके लिए कहा था कि पार्किंग नहीं अवेलेबल है, क्योंकि कहीं स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो जनरल है वो। तो पार्किंग अगर अवेलेबल नहीं है तो अपना वहां पार्क करो ऐसा करके। और दूसरे में आप कह रहे हैं तो ऑफिस डज नॉट अलाउ विजिटर्स, विजिटर्स तो स्पेसिफाई कर दिया ना अपने ऑफिस में, तो इसका मतलब ये हुआ, ये असम्पशन क्या हो जाएगा? रॉन्ग असम्पशन हो जाएगा, राइट। तो अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा ये है और इससे रिलेटेड दो असम्पशन आपके सामने। थोड़ा सा वक्त लीजिए, आप इसको खुद ही सोचिए, तब तक मैं मीनवाइल इसको डिस्कशन करने की कोशिश करता हूँ, आप पढ़ते रहिए। क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ? मेजर रिटेल स्टोर अनाउंस 30% रिडक्शन ऑन ऑल फूड आइटम्स ड्यूरिंग द वीकेंड। वीकेंड के दौरान एक मेजर रिटेल स्टोर ने क्या किया है, वो उन्होंने बोला है कि सभी फूड आइटम्स पे 30% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और पहला असम्पशन लिखा हो, पीपल में स्टिल प्रेफर बाइंग। अब देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे आप लोग यहाँ कमेंट बॉक्स में असम्पशन बताते रहना, मैं तब तक इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेजर रिटेल स्टोर अनाउंस 30% रिडक्शन ऑन ऑल फूड आइटम्स ड्यूरिंग द वीकेंड। वीकेंड के दौरान मेजर रिटेल स्टोर ने कहा है कि भाई 30% मैं दूंगा फूड आइटम्स पे, जो है वो आपने कई बार ऐसा जनरली देखा होगा। तो पहला असम्पशन क्या कहता है? पीपल में स्टिल प्रेफर। अब भाई जिस बंदे की दुकान है, उसने ये, जिसका रिटेल स्टोर है, उसने अगर ये किया है ना, तो कुछ तो सोच के किया होगा कि 30% डिस्काउंट फूड आइटम्स पे देने पे लोग वहां पे उसके यहाँ सामान खरीदेंगे, ऐसा सोचा होगा। और यही रीजन हो सकता है इस काम को करने के पीछे। तो अब यहाँ पहला जो एजम्पशन कह रहा है, पीपल में स्टिल प्रेफर बाइंग फूड आइटम, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं, अगर ये एजम्पशन इसको कह रहे हैं तो उसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि उस बंदे को पता था कि लोग जो है, पता था मतलब मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एजम्पशन वो चीज होती है जो पहले से पहले का विचार, अनुमान पूर्वानुमान एजम्पशन कहते हैं, है ना। पहले से जो चीज हम विचार बनाते हैं किसी काम को अंजाम देने के पीछे, ठीक है ना, जो हमारा विचार होता है वो, तो अगर उसका विचार ऐसा रहा होगा तो क्या वो फिर ये डिस्काउंट 30% देता, या क्या वो डिस्काउंट देने जाता? फिर वो कुछ और करता, ज्यादा डिस्काउंट देता, या डिस्काउंट नहीं, कोई फर्क अगर नहीं पड़ना है तो। पीपल स्टिल प्रेफर बाइंग फूड आइटम्स फ्रॉम अदर स्टोर, ये गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? बिल्कुल उलट बात है, डज नॉट इन फेवर ऑफ अ स्टेटमेंट, है ना। तो कथन के पक्ष में, इसीलिए इसको हम नेगेटिव बात कहेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव का मतलब समझ में आ गया ना अभी आपको, कि पॉजिटिव क्या होता है, क्यों कहा गया कि assumption शुड बी पॉजिटिव, मींस कि वो स्टेटमेंट के पक्ष की बात करनी चाहिए, उसके फेवर में बात करनी चाहिए। नाउ सेकंड, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स में विजिट रिटेल स्टोर एंड बाय फूड आइटम्स। यहाँ पे देखो उसको यही तो लगता होगा भाई, अगर उसने ये नोटिस लगाया तो उसको लगता होगा भाई बड़ी संख्या में अगर मैं ऐसा डिस्काउंट दे रहा हूँ तो बड़ी संख्या में, तो ये उसके फेवर की बात है कि लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स में विजिट रिटेल स्टोर एंड बाय फूड आइटम्स, तो बड़ी संख्या में लोग वहां पे जाएंगे और फूड आइटम्स खरीदेंगे। सेकंड assumption will be right. Now coming to the next, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट थोड़ा कलर चेंज हो गया, बच्चे ध्यान रखना। स्टेटमेंट हैज assumption, the captain of a school football team selected only 14 players to play all 8 matches of the inter school football competition। स्कूल फुटबॉल टीम के कप्तान ने, अब ये स्कूल की बात कर रहा है तो देखो देयर मे बी कितने लोगों को सिलेक्ट किया? 14 लोगों को सिलेक्ट किया। देयर मे बी एडिक्वेट नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स फॉर ऑल द मैचेस। अब 14 लोगों को सिलेक्ट किया तो इसका मतलब उसको मालूम है कि पर्याप्त है हम लोग, जो टूटेंगे फूटेंगे, वो चोट चपेट लगेगी उसके बावजूद भी
ऑफ कोर्स अगर केवल 14 किया है तो उसका मतलब उस जितने लेके जा रहा है उतने सफिशिएंट है, तो ये तो बिल्कुल उसके फेवर की बात हो गई, तो ये असम्पशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल वैलिड असम्पशन हो जाएगा। कमिंग टू द सेकंड वन, द कैप्टन मे बी एबल टू प्ले इन ऑल द मैचेस। अब ये कोई बात नहीं हुई, ये कोई बात ही नहीं हुई, ये कॉन्टेक्स्ट ही अलग हो गया। यहाँ पे कप्तान पूरे मैच में, क्योंकि अगर कप्तान सबसे पहले खिलाड़ी होता है देन वो कैप्टन होता है ना, तो अगर वो खिलाड़ी के रूप में बाहर जाता है तो उसकी कैप्टनसी भी दूसरे को हैंडओवर हो जाती है और दूसरा खिलाड़ी उसको रिप्लेस करता है। तो यहाँ पे ये बात ही खत्म हो गई कि भाई मैं कप्तान हूं तो मैं ही पूरे 14 जितने मैच होंगे वहां पे उसमें मैं ही कप्तान रहूंगा, और वो सोच रहा होगा कि मैं इंजर्ड हो गया तो मैच ही नहीं होगा और कोई और तो कप्तान हो नहीं सकता। ऐसा कुछ नहीं होता ना, वो तो आपको पता ही होगा। तो कैप्टन मे बी एबल टू प्ले ऑल द वे, बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट ही बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग ही बात कह रहे हैं, तो ये असम्पशन को हम लोग क्या कर देंगे, गलत मार्क कर देंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5-year plans spend lakh of crores in energy sector, allocating funds for coal, oil, gas, renewable energy and nuclear energy, yet thus found do not solve the problems of access to energy, as there is no strict mandate that women must be benefited from these public expenditure। पंचवर्षीय योजनाएं कोयला, तेल, गैस और नाभिकीय ऊर्जा के लिए कोष की घोषणा करते हुए ऊर्जा के क्षेत्र में करोड़ों लाख रुपए खर्च करती है, फिर भी यह कोष ईंधन तक पहुंच की समस्या को हल नहीं कर पाती। अब ईंधन जितनी चाहिए उतने नहीं पहुंचा पा रहे, क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी जरूरी नियम नहीं है कि महिलाओं को इस सार्वजनिक खर्च से लाभ पहुंचाया जाना चाहिए। इनके कहने का मतलब बेसिकली हाउस होल्ड्स में यूज होने वाले जो एनर्जी की बात हो रही है, जैसे गैस की बात हुई, इन सब की बात हुई, तो ये सब कुछ होने के बावजूद भी इनका कहने का मतलब ये है कि जो वुमेन्स हैं उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बहुत सारे पैसे खर्च होने के बावजूद भी उनको बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है। अब आते हैं इसके एनर्जी कंजर्वेशन कैन बी डन ओनली, जैसे ही यहाँ पे ओनली कैन बी डन ओनली थ्रू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन, इट्स नॉट राइट। it is a harsh kind of thing, like जैसे मैंने आपसे कहा था कि assumption में बहुत flexibility होनी चाहिए, because you are thinking about you are thinking behalf of other person, और जब किसी और के behalf पे आप सोच रहे होते हैं तो आपकी बात में flexibility होनी चाहिए। So energy conservation can be done only through the involvement of women, ये वाली बात क्या हो गई, गलत हो गई, ठीक है ना, ओनली वर्ड की वजह से ये बात गलत हो गई। सेकंड, गवर्नमेंट ओनली स्पेंड मनी एंड डज नॉट केयर अबाउट गवर्नमेंट ओनली स्पेंड मनी एंड डज नॉट केयर अबाउट द, ये तो बिल्कुल वो आप ओपिनियन जैसी बात हो गई कि यू आर गिविंग योर ओन ओपिनियन, लाइक कि ऐसा नहीं सोचा होगा उसने, या जिसने भी ये स्टेटमेंट लिखा है, जिसने भी गवर्नमेंट ओनली स्पेंड्स मनी एंड डजंट केयर अबाउट द मैनेजमेंट, ये बात है, ऐसा नहीं कह सकते। तो ये assumption क्या हो जाएगा, रॉन्ग assumption हो जाएगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, ठीक है ना, the school authority has decided to give 5 grace mark in English to all the student of standard 9 as the performance of these student in English was below expectation। अथॉरिटी ने स्कूल अथॉरिटी ने अंग्रेजी में इन छात्रों को प्रदर्शन, अब देखो यहाँ पे क्या करके रखा है, दो एजम्पशन दिए गए। बेसिकली वो 5 ग्रेस मार्क्स की बात कर रहा है और कह रहा है कि 9th स्टैंडर्ड के जो बच्चे थे ना उनको इंग्लिश में 5 ग्रेस मार्क्स दिए गए, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, द स्कूल अथॉरिटी हैज डिसाइडेड टू गिव 5 ग्रेस मार्क इन इंग्लिश टू ऑल स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 9 as the performance of these students in English was below expectation, ठीक है ना, एक्सपेक्टेशन से कम आ गई परफॉर्मेंस इसलिए। फिर कह रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ऑफ 9th में स्टिल फेल इन इंग्लिश आफ्टर गिविंग द ग्रेस मार्क। अब भाई कोई ग्रेस मार्क दे रहा है तो उसको क्या लग रहा है, वो ग्रेस मार्क देने के बाद उसको लग रहा है कि भाई लोग पास हो जाएंगे, नहीं तो वो ग्रेस मार्क क्यों देता। तो ये तो बिल्कुल उसके उल्टी बात कर रहा है कि मैंने ग्रेस मार्क दे भी रहे हैं और उसके बाद भी उनको, अगर उनको लगता है, जो अथॉरिटीज हैं उनको लगता है कि ग्रेस मार्क देने के बाद भी हम पास नहीं कर पाएंगे इन लोगों, तो वो ग्रेस मार्क क्यों देने जाएगा, सोचने वाली बात है। दूसरा, तो ये बिल्कुल अगर ऐसा विचार है तो ऐसा एक्शन नहीं हो सकता, बस हमेशा याद रखो एजम्पशन को एक विचार मान के ये सोचो कि अगर ऐसा विचार हो तो क्या ये कहा जा सकता है, क्या ये एक्शन परफॉर्म, ऐसे ही आप उसको वैलिडेट कर सकते हो, बहुत आसान तरीका है उल्टा चलने का। तो यहाँ पे दूसरे की बात की, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ऑफ 9th में नाउ पास इन इंग्लिश आफ्टर गिविंग ग्रेस मार्क, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ऑफ 9th में पास, बिल्कुल यही, ये पॉजिटिव बात कर रहे हैं, उसी के फेवर की बात कर रहे हैं, ऐसा सोचने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने देखना है, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। एक तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना और इसका कमेंट बॉक्स में नीचे जो है वो टाइप करके आप बताना। एक क्वेश्चन ये है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है वीडियो को पॉज करके और इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप बता सकते हैं, ठीक है। एंड देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये वाला सवाल भी ऐसे इसको भी देखना है। एंड देन नेक्स्ट जब भी अगला सेशन करेंगे और जब लाइव आएंगे तो हम लोग इसका डिस्कशन आप पूछोगे तो मैं इसका डिस्कशन जरूर कर दूंगा, ठीक है ना। बसंत त्रिपाठी मेरा नाम है और मैं अनअकैडमी ऐप पे इस नाम से हूँ। 7:30 पे मेरे बैच वहाँ पे चलता है और वो SBI PO प्री का बूस्टर बैच चलता है। तो वो अभी तो आज नेट का बहुत ज़्यादा इशू है, तो देखते हैं अगर वो मैनेज हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वो उसको देखना पड़ेगा। BT10 जो 10% का ऑफ मिलेगा, आप में से कोई भी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेगा, अगर ये रेफरल कोड आप लगाते हैं तो ये रेफरल कोड प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेना और रेफरल कोड लगा देना। 6 PM वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम मंडे से लेकर फ्राइडे तक, 9 PM जस्ट पजल पे मंडे से लेकर फ्राइडे तक मैं मिलूंगा, ठीक है ना। 7:30 PM पे SBI PO प्री बूस्टर, 12 बजे मेंस मेनिया और सिलोजिज्म 050 इनइक्वालिटी 0 1 एंड 2 ट्रिक, ठीक है ना। तो ये मस्ट वॉच सेशंस हैं हमारे अनअकैडमी ऐप पे, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। लाइक ज़रूर कर देना बच्चे और इसको शेयर कर देना कम से कम एक प्लेटफॉर्म पे, किसी भी जगह पे जहाँ पे आप कर सकें, और सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जितने भी वीडियोस होते हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुँच जाए। आज के लिए बस इतना ही, कल वापस, और कल भी मुझे प्रॉब्ली यही काम करना पड़ेगा, रिकॉर्डेड ही मैं कर दूंगा और फिर मंडे से वापस उसको लाइव लेके आ जाएंगे। तब तक नेट का इशू जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।